जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि आज हम पूरे 200 प्रश्न करने वाले हैं। आपकी पर्टिकुलर जो इकाई है यूनिट 5, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको अक्सर स्टूडेंट इग्नोर करते हैं। कहानी, नाटक, उपन्यास पढ़ने में तो व्यस्त रहते हैं, लेकिन कविताएं जो लगी हुई हैं उनसे प्रश्न बहुत आते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि इन 200 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं वो आप खुद का मूल्यांकन कीजिएगा। आप अपनी एक कॉपी और एक कलम साथ में लेके बैठिए और साथ ही साथ देखते जाइए कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। मैं बहुत ही फास्ट तरीके से आपको सिर्फ और सिर्फ प्रश्न पढ़ूंगी और उसका उत्तर बताऊंगी। अगर वीडियो फास्ट लगता है तो वीडियो को पॉज करके पहले स्वयं से उत्तर दीजिए, उसके बाद में आप अपना मूल्यांकन कीजिए कि आपका प्रश्न सही हुआ या फिर गलत हुआ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार सभी साथियों को, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल हिंदी ओशन में। पहला प्रश्न है, प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचयिता कौन है? सही उत्तर हरिऔध। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास को माना जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। प्रिय प्रवास की कथा वस्तु का मूल आधार क्या है? तो प्रिय प्रवास की कथा वस्तु का मूल आधार है भागवत दशम स्कंद। प्रिय प्रवास किस प्रकार की काव्य श्रेणी में गिना जाता है? प्रेम काव्य, हास्य काव्य, विरह काव्य या फिर बाल काव्य? सही उत्तर हो जाएगा विरह काव्य है। प्रिय प्रवास में कितने सर्गों में विभक्त है? 14, 21, 17 या 15? तो सही उत्तर 17 सर्ग इसमें है प्रिय प्रवास में। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका आता है 6th। प्रिय प्रवास महाकाव्य किस पौराणिक कथा पर आधारित है? बताइए। कृष्ण, विष्णु, राम, उर्वशी। तो प्रिय प्रवास महाकाव्य जो है राम कथा पर आधारित है, माफ कीजिएगा कृष्ण कथा पर आधारित है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट हो जाएगा। प्रिय प्रवास की किस सर्ग में हरिऔध जी ने विश्व प्रेम को व्यक्तिगत प्रेम की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण माना है? तो अधिक महत्वपूर्ण माना है प्रिय प्रवास के किस सर्ग में? तो याद रखिएगा 17वें सर्ग में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। प्रिय प्रवास मूलतः किस रस से संबंधित ग्रंथ है? मतलब इसमें कौन सा रस से संबंधित है ये? तो वियोग रस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट है। हरिऔध जी ने भी प्रिय प्रवास की पवन दूती प्रसंग रखा है। उनका पवन दूती प्रसंग किससे प्रभावित है? बताइए। स्तरीय प्रश्न। सही उत्तर हो जाएगा ये प्रभावित है कालिदास की मेघदूत से। ठीक है, और एक रचना है कालिदास सच सच बतलाना। इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए थे, कालिदास सच सच बतलाना। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें आपका कालिदास मेघदूत से प्रिय प्रवास के पवन दूती प्रसंग रखा है, तो उसी से संबंधित है। आगे चलते हैं, प्रिय प्रवास की राधा के विरह के संबंध में निम्न कथनों में कौन सा कथन सत्य है? बताना है आपको। पढ़ लीजिए कथन, टाइम दे रही हूं और सही उत्तर बताइए। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। राधा में कृष्ण विरह उदारता और लोकहित तथा विश्व प्रेम के रूप में प्रस्फुरित हुआ है। प्रश्न नंबर 11, प्रकाशन वर्ष के अनुसार हरिऔध की काव्य कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। बढ़िया प्रश्न है, आसान प्रश्न है। प्रिय प्रवास 1914 में आया था, पद्य प्रसून फिर चोखे चौबदे 1924 में आया था और वैदेही वनवास ये 1940 में आया था। और वैदेही वनवास में ये लिख लीजिए कितने सर्ग हैं? तो वैदेही वनवास में 18 सर्ग हैं। ठीक है, प्रिय प्रवास में 17 सर्ग हैं और वैदेही वनवास में 18 सर्ग हैं, याद रखिएगा। पद्य प्रसून का मुझे समय नहीं मिल पाया था, इसको अगर किसी को मिलता है तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से प्रिय प्रवास के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? बताइए, पढ़ लीजिए एक बार। फिर इसमें आपका कूट वाला प्रश्न है, ये ऑप्शंस दिए रहेंगे, उसके आधार पर आप बताइएगा। तो अगर देखा जाए तो श्री कृष्ण को इसमें भगवान के रूप में नहीं माना गया है, ये गलत हो जाएगा। 1, 3 और 4 इसका ऑप्शन सही है। ठीक है, तो 1, 3 और 4 ऑप्शन इसका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रिय प्रवास हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। तर्क दिया है इसमें आध्यात्मिक एवं लौकिक प्रेम को प्रस्तुत करते हुए लोक पक्ष एवं लोक कल्याण पर कवि का ध्यान केंद्रित रहा है। तो ये अभिकथन और तर्क दिया है, तो इसमें दोनों ही कथन सत्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम आपको बताना है। तो ये जन्मकाल के अनुसार में आप बताइए सही अनुक्रम। बढ़िया प्रश्न है, अनुक्रम वाले प्रश्न गलत होते हैं, लेकिन आपको उन अभ्यर्थियों से आगे निकलना है जो ये प्रश्न गलत करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीधर पाठक। उसके बाद अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, गया प्रसाद शुक्ल सनेही और राम नरेश त्रिपाठी। इनका समय आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और मुझे कमेंट बॉक्स में सबके समय जन्म के अनुसार में सबके समय बताए। पहले श्रीधर पाठक, फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय 1865 में जन्म हुआ था इनका। वैसे तो गया प्रसाद शुक्ल सनेही और राम प्रसाद त्रिपाठी, चारों लोगों का समय आप नोट करके
कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए। रस कलश किसकी रचना है? तो रस कलश अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। प्रश्न नंबर 16, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। प्रस्तुत पंक्तियां किस महाकाव्य से उद्धृत है? बहुत आसान प्रश्न है और पीवाईक्यू के रूप में पूछा गया प्रश्न है, प्रिय प्रवास। प्रश्न नंबर 17, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि किसने दी थी? बताइए किसने दी थी मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि? तो महात्मा गांधी जी ने दी थी। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने इनको राष्ट्रकवि की उपाधि दी थी। मैथिली शरण गुप्त की किस काव्य कृति को हिंदी संस्कृति का स्वच्छ दर्पण कहा गया है? बताइए, हिंदी संस्कृति का स्वच्छ दर्पण किस कृति को कहा गया है मैथिली शरण गुप्त की? सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जय भारत को कहा गया है। प्रश्न नंबर 19, गुप्त जी की किस रचना पर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया था? तो भारत भारती, जो कि 1912 में लिखी गई थी, इस पर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया था। द्विवेदियों के किस कवि को राज्यसभा का सदस्य नियुक्त किया गया था? तो मैथिली शरण गुप्त जी को राज्यसभा का सदस्य नियुक्त किया गया था। भारत भारती की रचना गुप्त जी ने उस किसके अनुरोध पर की थी? बताइए, बढ़िया प्रश्न। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, राजा रामपाल सिंह और राय कृष्णदास के अनुरोध पर भारत भारती की रचना करी थी। किसने? मैथिली शरण गुप्त ने। मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित भारत भारती का प्रकाशन वर्ष क्या है? देखिए, इसमें 2 समय मिलते हैं। वैसे तो सर्वमान्य है 1912 रचा गया था ये, ठीक है, लेकिन अगर प्रकाशन पूछा जाता है ना, तो प्रकाशन 1914, प्रकाशित हुई थी 1914 में, रचा गया था 1912 में, 1914 में। ठीक है, तो प्रकाशन पूछा है तो 1914 होगा, परंतु बहुत से अभ्यर्थियों को इसमें वो डाउट होगा, आप इसको देखिएगा किसी ऑथेंटिक पुस्तक से। रचा गया था 1912 में और 1914 में ये प्रकाशित हुआ था। और अगर ऑप्शन आता है 1912 तो 1912 पे जाइएगा। मेरे अकॉर्डिंग 1912 ही सब किताबों में मिलता भी है ज़्यादातर। भारत भारती के विषय में किस विद्वान ने कहा था कि यह काव्य वर्तमान हिंदी साहित्य में युगांतर उत्पन्न करने वाला है? बताइए, किसने कहा था? तो और कोई नहीं, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है। भारत भारती को किस छंद में रचा गया है? तो किस छंद में रचा गया है? और इनका फेवरेट छंद भी रहा है हरिगीतिका छंद। मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती को रचा था। भारत भारती के अतीत खंड में कुल कितने पद्य हैं? बढ़िया है। देखिए, सबसे पहले जो वैसे तो हम बता देते हैं 309 पद्य हैं। भविष्य खंड, अतीत खंड में 253 है। ठीक है, अतीत, वर्तमान और भविष्य। ठीक है, तो वर्तमान में है 309 पद्य, याद रखिएगा। और 150 पद्य किसमें मिलते हैं? 150 पद्य मिलते हैं भविष्यत खंड में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट तथ्य है, इसको आप नोट कर सकते हैं। 253 मिलते हैं अतीत खंड में। ऑप्शन देखिए, इसको फिर से मैं लगा देती हूँ, इसका सही उत्तर तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 253 अतीत खंड में मिलते हैं, 309 मिलते हैं वर्तमान खंड में, इसको नोट कर लीजिएगा, और 150 मिलते हैं भविष्यत खंड में। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 26। चैतन्य महाप्रभु की वियुक्ता पत्नी के त्याग, तप और उसकी मनोदशा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? हिडिंबा, सुलोचना, विष्णुप्रिया, सैरंध्री। सही उत्तर इसका हो जाएगा विष्णुप्रिया में, ऑप्शन नंबर 3। साकेत के केंद्र में किस पात्र की कथा वस्तु है? बहुत आसान प्रश्न है, उर्मिला की कथा वस्तु है। साकेत के किस सर्ग में नायिका उर्मिला की विरह वेदना का वर्णन हुआ है? तो आपके सिलेबस में भी लगा है 9वें सर्ग में। गुप्त जी ने साकेत महाकाव्य में किस प्रकार की शैली का उल्लेख किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा वैदर्भी काव्यात्मक गीत शैली का प्रयोग किया गया है। गुप्त जी द्वारा रचित साकेत महाकाव्य में कुल कितने सर्ग हैं? तो साकेत में कुल कितने सर्ग हैं? 12 सर्ग हैं। ठीक है, प्रिय प्रवास में 17 सर्ग हैं, साकेत में 12 सर्ग हैं, 17 सर्ग उसमें है प्रिय प्रवास में, और साकेत में 12 सर्ग हैं, और एक रचना है कामायनी, उसमें 15 सर्ग हैं। ठीक है, और अभी मैंने आपको एक रचना बताई थी वैदेही वनवास, वैसे तो इस सिलेबस में नहीं, लेकिन हरिऔध जी की रचना है, पूछा जा सकता है, उसमें 18 सर्ग हैं। साकेत द्वारा प्रकाशित कृति का प्रकाशन वर्ष है, तो इसका प्रकाशन हुआ था 1931 में। साकेत काव्य रचना की मूलाधार पौराणिक कथा है, तो क्या कथा है साकेत की मूलाधार पौराणिक कथा? राम कथा है। वेद ने तू भी भली बनी, पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह घनी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। शीश हिलाकर दीप कहता, बंधु वृथा ही तू क्यों देहता, पर पतंग पढ़कर ही रहता, कितनी विह्वलता है दोनों ओर प्रेम पलता है। उपरोक्त पंक्तियां किस काव्य रचना की हैं? पूछी गई है, रचना का नाम पूछा गया, किस काव्य रचना की है? साकेत, कामायनी, यशोधरा या फिर विष्णुप्रिया?
सही उत्तर साकेत 1931 में प्रकाशित। मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम बताइए। सही अनुक्रम बताना है आपको, आसान प्रश्न है। सही उत्तर सबसे पहले रंग में भंग आई थी, कब आई थी? 1909 में। पंचवटी कब आई? 1925 में आई पंचवटी। साकेत 1931 में। और विष्णुप्रिया कब आई थी? मुझे कमेंट बॉक्स में नोट बताइएगा। मानस भवन में आर्यजन जिनकी उतारे आरती भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती, उपरोक्त पंक्ति किस ग्रंथ की है? आसान है, भारत भारती। निम्नलिखित में से रचनाओं में से मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं कौन कौन सी हैं? गुरुकुल, कुणाल गीत, अनक, विकट भट्ट। कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो सभी रचनाएं मैथिली शरण गुप्त जी की हैं। 1, 2, 3, 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन से युग में सही है? विष्णुप्रिया खंड काव्य है, सिद्धराज खंड काव्य, साकेत महाकाव्य, जय भारत मुक्तक काव्य। तो कूट वाला प्रश्न है, इसको थोड़ा स्क्रीन को छोटा कर देती हूँ। अब बताइए कौन सा प्रश्न, कौन सा कूट इसमें सही है? तो इसमें अगर एक गलत है तो वो जय भारत मुक्तक काव्य नहीं है, ये गलत हो जाएगा और ये तीनों सही हो जाएंगे। विष्णुप्रिया खंड काव्य है, सिद्धराज खंड काव्य है, साकेत महाकाव्य है, तो 1, 2, 3 सही उत्तर हो जाएगा। मुक्तक काव्य कौन से, जय भारत कौन से प्रकार में आता है? तो ये मुझे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए। ये सारे डाउट्स हैं आपके, ठीक है। ये खाली आप प्रश्न नहीं सॉल्व कर रहे, अपने डाउट्स को भी क्लियर करने के लिए आप किसी की मदद किसी हेल्प लीजिएगा, नहीं तो स्वयं से गूगल पे या फिर जहां भी आपके पास में कंटेंट अवेलेबल है वहां पर सर्च कीजिएगा। मैथिली शरण गुप्त भारतीय संस्कृति के आख्याता है, इसके लिए उनके काव्यों में आधुनिक दृष्टिबोध नहीं मिलता। सही उत्तर बताइए। मैथिली शरण गुप्त भारतीय संस्कृति के आख्याता है, तर्क दिया गया है कि इसीलिए उनके काव्यों में आधुनिक दृष्टिबोध नहीं मिलता की जगह यहां मिलता होना चाहिए था, तो ये सही हो जाएगा। कथन 1 सही, दूसरा गलत। तो इसमें देखिए कहां पे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ए सही और आर गलत। प्रश्न नंबर 40 है, भारत भारती की रचना में उर्दू के किस ग्रंथ की प्रेरणा थी? मुसद्दसे हाली की। छायावादी वृहदत्रयी में शामिल नहीं है, कौन शामिल नहीं है वृहदत्रयी में? तो महादेवी वर्मा शामिल नहीं है, प्रसाद पंत और निराला इसका सही उत्तर हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आंसू काव्य का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1925 है। आंसू काव्य के प्रथम संस्करण में छंदों की संख्या क्या थी? जब प्रथम संस्करण निकला था, बाद में तो संख्या जुड़ गई थी, प्रथम संस्करण जब निकला था तब इनकी छंदों की संख्या कितनी थी? तो 190 छंद थे। नहीं 190 नहीं, 126 थे। 126 थे पहले, फिर जब आंसू काव्य का द्वितीय नवीन संस्करण आया तो इसमें कितने छंद हो गए? 190 छंद हो गए। याद रखिएगा, प्रथम संस्करण में 126 छंद थे और दूसरे संस्करण में 190 छंद हो गए। आंसू काव्य किस प्रकार का काव्य है? बताइए किस प्रकार का काव्य है आंसू? दुखांत। आंसू काव्य की रचना किस छंद में हुई है? तो आनंद छंद में हुई है। ये इनका अपना एक छंद है जयशंकर प्रसाद का। प्रसाद द्वारा रचित आंसू काव्य की विशेषता नहीं है, क्या विशेषता नहीं है? चमत्कार और उक्ति वैचित्र नहीं है विशेषता। छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है, किसको कहा जाता है? इंपॉर्टेंट, पल्लव की भूमिका को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है, ठीक है। पल्लव किसकी रचना है? पंत जी की रचना है। आगे चलते हैं। इस करुणा कलित हृदय में अब वेकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। प्रस्तुत पंक्तियां किस रचना की हैं? आंसू 1925। जयशंकर प्रसाद कृत उर्वशी किस विधा की रचना है? तो ये एक गीत काव्य है। प्रसाद की काव्य कृतियों को सही अनुक्रम लगाना है। बढ़िया प्रश्न, इसका समय आप जरूर बताइएगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, झरना 1918, आंसू 1925, लहर 1933। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके यह विडंबना है जीवन की। यह किसने कहा है? तो आसान प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद ने कहा है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य का प्रकाशन वर्ष क्या है? अच्छा, एक प्रश्न और आप बताइएगा कि ये किस सर्ग से उद्धृत है। ये मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, बताइएगा ये किस सर्ग से। प्रश्न नंबर 52 का बताइएगा किस सर्ग में ये आया है? ईड़ा में आया है या फिर श्रद्धा में आया है, ठीक है, बताइएगा। या फिर दूसरे सर्गों में आया है, किस सर्ग में आया है? जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो कामायनी का प्रकाशन वर्ष है 1936 और राम की शक्ति की पूजा का भी प्रकाशन वर्ष है
1936 और गोदान महाकाव्य का भी प्रकाशन वर्ष है 1936। रिलेट करके पढ़ेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं। कामायनी महाकाव्य में कुल कितने सर्ग हैं? चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, रहस्य, आनंद। इस प्रकार से पूरे पूरे कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। कामायनी महाकाव्य के सर्गों का सही अनुक्रम बताइए। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। ये सारे सर्ग हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम और वासना। कामायनी किस प्रकार का छायावादी काव्य है? तो कामायनी है प्रतीकात्मक। जयशंकर प्रसाद की किस कृति को छायावाद का उपनिषद कहा जाता है? बताइए। तो कामायनी को कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद की जो रचना है कामायनी, उसको क्या कहा जाता है? छायावाद का उपनिषद। कामायनी महाकाव्य में श्रद्धा पात्र किसकी प्रतीक है? प्रतीकों को याद कर लीजिएगा। श्रद्धा पात्र है किसकी प्रतीक? तो हृदय की प्रतीक है। ठीक है, हृदय की प्रतीक है श्रद्धा। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। प्रस्तुत पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग से संकलित हैं? तो ये संकलित है लज्जा सर्ग से, ऑप्शन नंबर 2। जीवन निशीथ का अंधकार भर रहा, क्षितिज के अंचल में मुख आवृत कर तुमको निहार। प्रस्तुत पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग से हैं? ये बढ़िया प्रश्न आ रहे हैं। सर्गों को जिन्होंने पढ़ी होगी कविता वो फट से आंसर दे देंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ी होगी वो बस तुक्का लगा के आएंगे पेपर में। ठीक है, तो ये है जीवन निशीथ का अंधकार, ईड़ा सर्ग से। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 61। काम मंगल से मंडित श्रेय, सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भवधाम। उपरोक्त काव्य पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग से हैं? सब इंपॉर्टेंट ये पंक्तियां हैं, इसी वजह से ये पूछी जाती हैं पंक्तियां। तो प्रश्न नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, श्रद्धा सर्ग से है। काम मंगल से मंडित श्रेय, सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भवधाम। श्रद्धा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रथम रचना निम्न में से कौन सी है? बताइए। सबसे पहली रचना, इसके सबके आप मुझे प्रकाशन वर्ष बताइएगा। जूही की कली, जागो फिर एक बार, ये 2 मैंने कविता पढ़ा दी है। सरोज स्मृति भी पढ़ा दी है। कुकुर मुत्ता मैं जल्दी ही पढ़ा दूंगी। बताइए। पहला है जूही की कली, कब आई थी? 1916 में, परिमल में। जूही की कली काव्य रचना निराला के किस काव्य संग्रह में संकलित है? परिमल में, अभी मैंने बता भी दिया, 1930 में। ठीक है, आया था परिमल। जागो फिर एक बार कविता निराला के किस काव्य संग्रह में संकलित है? बताइए। जागो फिर एक बार भी परिमल में संग्रहित है। मैं जैसी कविता पढ़ाती हूँ ना, सबसे पहले ये बताती हूँ किस काव्य संग्रह में संकलित है। सरोज स्मृति निम्न में से किस काव्य संग्रह में संकलित है? सरोज स्मृति गीतिका में संकलित है। ठीक है, मैंने ये भी बताया था आपको, जिन्होंने नोट किया होगा उनके उत्तर सही हो रहे होंगे। राम की शक्ति पूजा कविता किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो ये है अनामिका में। इसका समय बताइएगा मुझे, इसका समय क्या है? प्रश्न नंबर 66 हो गए हैं। प्रश्न नंबर 67 की ओर बढ़ते हैं। 67, कुकुरमुक्ता कविता निराला के किस काव्य संग्रह से उद्धृत है? सही उत्तर नए पत्ते राग विराग। बांधो न नाव इस ठाव बंधु कविता किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो यह अर्चना काव्य संग्रह में संकलित है। निर्दय उस नायक ने निपट निठुराई की कि झोंकों की झड़ियों से सुंदर सुकुमार देह सारी झकझोर डाली। ये बताइए, मैंने पढ़ाई हुई है, जूही की कली में पंक्तियां आई हैं। निम्नलिखित में से निराला की कविताएं हैं कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा, जूही की कली, नौका विहार। बताइए कौन कौन सी कविताएं हैं? कुकुरमुत्ता भी है, राम की शक्ति पूजा भी है, जूही की कली भी है। जो नहीं है वो है नौका विहार। नौका विहार किसकी है? नौका विहार है पंत जी की कविता। ठीक है, तो 1, 2, 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। सुमेलित करना है। अबे सुन बे गुलाब, दूसरा है दुख के डर से अज्ञात जटिलताओं का कर अनुमान, फिर सोचा मेरे पूर्वज गण गुजरे जिस राह वही शोभन, एक बार बस और नाच तू श्यामा। तो ये देखिए, ये दिया हुआ है, मैं आपको ऐसे बता देती हूँ। देखिए, अबे सुन बे गुलाब ये तो कुकुरमुत्ता की है। दुख के डर से अज्ञात जटिलताओं का कर अनुमान, ये है कामायनी की। फिर सोचा मेरे पूर्वज गण, ये हो जाएगी गुजरे जिस राह वही शोभन, ये सरोज स्मृति की है। ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ी भी थी रिसेंट में कविता। एक बार बस और नाच तू श्यामा, श्यामा से ये है। तो इसका सही उत्तर आप देखेंगे कूट में, तो सही उत्तर आपका यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, 1, 2, 3, 4।
अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर आपका 72। माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वम रची। सरोज स्मृति, जस्ट पढ़ाया था मैंने अभी आपको, कल परसों की क्लास में ही पढ़ाया था। निम्नलिखित पंक्तियां किस कवि की हैं? क्या कहा मैं अपना खंडन करता हूँ, ठीक है तो मैं अपना खंडन करता हूँ, मैं विराट हूँ, मैं समूहों को समोए हूँ। किसकी काव्य पंक्तियां हैं बताइए? सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, निराला जी की काव्य पंक्तियां हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। गीत गुंज किस कवि की रचना है? तो गीत गुंज सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। स्थापना है। छायावाद के संबंध में मान्यता है कि किसी कविता के भावों की छाया यदि कहीं अन्यत्र जाकर पड़े तो उसे छायावादी कविता कहना चाहिए। तर्क है क्योंकि छायावादी कविता अन्योक्ति से अधिक नहीं है। दोनों अपोजिट लग रहे हैं, एक सही होगा एक गलत होगा। बताइए कौन सा सही है और कौन सा गलत है? नहीं नहीं नहीं, दोनों ही सही लग रहे हैं ये तो, क्योंकि छायावादी कविता अन्योक्ति से अधिक नहीं है। अन्यत्र जाकर पढ़े तो इसे छायावादी कविता कहना चाहिए। तो ये दोनों ही सही हैं, ए और आर दोनों ही कथन सही हो जाएंगे। हिंदी कविता में स्वच्छंद छंद रचना का सूत्रपात करने वाला कवि कौन था? तो निराला जी थे। स्वच्छंद छंद की सूत्रपात किया था इन्होंने, शुरुआत की थी। निराला की किस कृति में उनके व्यक्तित्व जीवन का सत्य मुखरित होता है? व्यक्तिगत या फिर व्यक्तित्व जीवन का इसमें देखिए पार्ट, उसके बारे में भी बताया है, अपने निजी जीवन के बारे में बताया, उसकी माँ के बारे में बताया, किस प्रकार से वो माँ उसकी खत्म हो गई थी, फिर वो जाके अपनी नानी के गोद में पली थी, ठीक है, मामा मामी का जिक्र उसके आया है, और अपनी आर्थिक स्थिति का भी उन्होंने ब्यौरा किया है कि किस प्रकार से संपादकगण उनकी कृति को वापस कर देते थे सहृदय, है ना। तो सरोज स्मृति में 1936। किस पत्रिका ने जूही की कली को छपने से यह कहकर मना कर दिया था कि यह कविता अश्लील है? तो किस पत्रिका में? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने मना किया था और उनकी पत्रिका थी सरस्वती, ठीक है। तो सरस्वती में छपने से मना कर दिया था जूही की कली को, और आज हमारे नेट जेआरएफ के सिलेबस में लगी हुई कविता है। राम की शक्ति पूजा का कथानक आधारित है, किस पर आधारित है? सही उत्तर बताना है। सही उत्तर हो जाएगा कृतिवास रामायण पर आधारित है। निराला की वह रचना जो पूंजीपतियों पर तीखा व्यंग्य करती है, तो पूंजीपतियों पर तीखा व्यंग्य करने वाली है कुकुरमुत्ता। निराला रचित प्रसिद्ध शोक गीत है। प्रसिद्ध शोक गीत किसको कहा जाता है? तो सरोज स्मृति को कहा जाता है। निम्नलिखित काव्य संकलन में पंत का छायावादी काव्य नहीं है, बताइए। पंत का जो काव्य, तो उन्होंने छायावादी बहुत लिखे हैं, लेकिन छायावादी काव्य कौन सा नहीं पंत का? बढ़िया प्रश्न। तो उत्तरा नहीं है, ग्रंथि है, गुंजन है, पल्लव है। आगे चलते हैं। उच्छ्वास। अच्छा, उच्छ्वास से मुझे याद आया, उपन्यास है वो उच्छ्वासों में विभाजित है। कौन सा उपन्यास ऐसा है जो उच्छ्वासों में विभाजित है? बताइएगा। अरविंद दर्शन का प्रभाव निम्न में से किसके काव्य पर दिखाई पड़ता है? बताइए। तो अरविंद दर्शन का प्रभाव पड़ता है पंत पर। पंत जी को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? मैंने आपको याद भी कराया था ये, तो चिदंबरा पे मिला था उनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। कवि पंत प्रकृति चित्रण के लिए, माफ कीजिएगा, कवि पंत प्रकृति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने अधिकांशतः प्रकृति का चित्रण किया है, तो किस रूप में किया है? आलंबन, उद्दीपन, संवेदनात्मक या फिर कोई नहीं? तो आलंबन रूप में उन्होंने प्रकृति का चित्रण किया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। सुमित्रानंद पंत प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। उनकी किस कृति पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? किस पर मिला था साहित्य अकादमी? कला एवं बूढ़ा चांद के लिए, ठीक है। और चिदंबरा पर उनको मिला था कौन सा पुरस्कार? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ठीक है, याद कर लीजिएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था चिदंबरा पर, और कला एवं बूढ़ा चांद पर मिला था इनको साहित्य अकादमी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? ग्रंथ पंत जी की रचना है। ग्रंथ पंत जी की रचना है, ग्रंथ नहीं है, ग्रंथी होना चाहिए, ठीक है, ग्रंथी। झरना जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। दोनों ही सही हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं। प्रताप पत्रिका का संपादन कार्य माखनलाल चतुर्वेदी जी ने किया था, बिल्कुल सही है ये भी। जागो फिर एक बार कविता दिनकर की नहीं है, निराला जी की है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। सुमित्रानंद पंत के निम्नलिखित काव्य ग्रंथों का सही अनुक्रम बताना है, बताइए। इसका समय आप नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन में बता दे रही हूँ। फर्स्ट सही है वाणी, पतझर, लोकायतन और सत्यकाम। सुमेलित करना है, सुमेलित कर लीजिए। पुष्प की अभिलाषा, ये है माखनलाल चतुर्वेदी की रचना। दीपशिखा महादेवी वर्मा। साकेत जयशंकर प्रसाद। कामायनी, माफ कीजिएगा, साकेत मैथिली शरण गुप्त,
कामायनी जयशंकर प्रसाद और साकेत मैथिली शरण गुप्त। फिर से मिलान कर देते हैं, हौच पौच हो गया। देखिए, सबसे पहले पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी, दीपशिखा महादेवी वर्मा, साकेत मैथिली शरण गुप्त और कामायनी जयशंकर प्रसाद। तो इसके आधार पर ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा 3। निराला की अधिकांश कविताओं की पृष्ठभूमि में राष्ट्रीयता का रंग विद्यमान मिलेगा। उक्त कथन किस विद्वान का है? तो यह है भगीरथ मिश्र का कथन। रामचंद्र शुक्ल मत लगा दीजिएगा, निराला के ऊपर उन्होंने, भगीरथ मिश्र ने ये कथन कहा है। कविता करने की प्रेरणा मुझे प्रकृति के निरीक्षण से मिली, यह कथन किसका है? तो और कोई नहीं, पंत जी ने कहा है स्वयं के बारे में। सुमित्रानंद पंत की निम्नलिखित कृतियों में से किन पर अरविंद दर्शन का प्रभाव पड़ा है? तो अरविंद दर्शन का प्रभाव पड़ा है सौवर्ण और रजत शिखर। 2 और 3 ऑप्शन सही हो जाएंगे। कूट दिया हुआ है तो कूट में सौवर्ण और रजत शिखर पर इनका कौन सा प्रभाव पड़ा है? अरविंद दर्शन का। ठीक है, अरविंद दर्शन से प्रभावित भी थे कौन? सुमित्रानंद पंत। तो सही उत्तर 2 और 3। स्थापना पढ़ते हैं। मानव और प्रकृति के बीच समानता, पूर्व संपर्क, पूरकता या विरोध भाव में मिथक सृजन के सूत्र विद्यमान होते हैं। तर्क दिया हुआ है क्योंकि प्रकृति में अलौकिकता और दिव्य शक्ति है और मानव कल्पना तथा प्रकृति के मध्य सीधा और अनिवार्य संबंध है। सही उत्तर बताइए। दोनों ही सही है, स्थापना भी सही है और तर्क भी सही है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। स्थापना है स्वच्छंदतावाद, छायावाद और रहस्यवाद का पर्याय ही है, क्योंकि यह द्विवेदी गुण शास्त्रीयता की प्रतिक्रिया स्वरूप वैयक्तिक कल्पनातिरेक और निजी रहस्यानुभूति का प्रतिफलन है। तो इसमें स्वच्छंदतावाद, छायावाद और रहस्यवाद का ही पर्याय है, ये गलत हो जाएगा। स्थापना गलत, तर्क सही, ए गलत, आर सही। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 95। फिर परियों के बच्चों से हम सुभग सीब के पंख पसार, समुद्र पैरते शुभि ज्योत्सना में पकड़ इंद्र के कर सुकुमार। सही उत्तर ये सुमित्रानंदन पंत। स्थापना है छायावादी काव्य आत्मनिष्ठा के कारण अहमवादी बन गया है। तर्क दिया हुआ है इसी कारण छायावादी कवियों ने सामाजिक नैतिकताओं की उपेक्षा की है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा, सही उत्तर छायावादी काव्य आत्मनिष्ठा के कारण अहमवादी बन गया है। तो ये गलत हो जाएगा, अहमवादी तो नहीं बना है। इसी कारण छायावादी कवियों ने सामाजिक नैतिकताओं की उपेक्षा की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए गलत, आर सही। माफ कीजिएगा, ए गलत और आर भी गलत है, उपेक्षा तो नहीं की है। दोनों ही गलत हो जाएंगे इसके। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा, दोनों ही गलत हैं। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है सुमित्रानंदन पंत का। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है। मैं पूछता हूँ वो तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। उपरोक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार धूमिल। अच्छा, ये जो पंक्तियां ना, रोटी वाला, एक रोटी बेलता है वाला, ये किस काव्य संग्रह में है? ये पंक्तियां, ये कविता रोटी और संसद किस काव्य संग्रह में है? बताइएगा, मैंने पढ़ाया हुआ है। सही उत्तर बताइएगा। ज्ञानपीठ प्रदान किए गए वर्षों के अनुसार निम्नांकित साहित्यकारों का सही अनुक्रम बताइए। मतलब ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले किसको मिला, फिर बाद में किसको मिला, फिर किसको मिला? सही उत्तर सबसे पहले महादेवी वर्मा को मिला था, फिर सुमित्रानंद पंत, फिर श्री नरेश मेहता और लास्ट में रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। पंत की काव्य रचनाओं का सही क्रम बताइए। पंत की काव्य रचनाओं का सही अनुक्रम हो जाएगा पल्लव, गुंजन, युगांत और ग्राम्या। हिंदी साहित्य का विलियम वर्ड्सवर्थ किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट कथन सुमित्रानंद पंत। तो ये प्रश्न मैं कभी भूल नहीं सकती। एक बार मेरा इंटरव्यू था स्कूल में, तो उसमें यही पूछा गया था, विलियम वर्ड्सवर्थ की तुलना किस हिंदी साहित्य के कवि से की जाती है? या फिर क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि सुमित्रानंदन पंत जो है वो इंग्लिश के कौन से पोएट को कहा जाता है? तो दोनों में ही सिमिलैरिटी है, तो याद रखिएगा विलियम वर्ड्सवर्थ हिंदी साहित्य में सुमित्रानंद पंत को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। सुमित्रानंद पंत के बचपन का नाम क्या था? तो गुसाई दत्त था। अच्छा, एक कैरेक्टर आया है गुसाई का, किस कहानी में है गुसाई कैरेक्टर? कहानी का नाम बताइएगा और उसके रचनाकार भी बताइएगा और उसका प्रकाशन वर्ष भी नोट करके बताइएगा। 102 प्रश्न नंबर
52 का मैंने पूछा होमवर्क है, और 102 ये दोनों ही आपके होमवर्क हैं, बताइएगा जरूर। 102 हो गए हैं प्रश्न। 103 प्रश्न पर बढ़ते हैं। पंत जी की प्रथम रचना निम्न में से कौन सी है? प्रथम रचना पूछी गई है। गिरजे का घंटा। परिवर्तन कविता पंत जी के किस काव्य संग्रह में संकलित है? पल्लव। परिवर्तन कविता में प्रकृति के किस रूप का चित्रण हुआ है? तो कठोर रूप के परिवर्तन कठोर रूप में आया है। परिवर्तन में कवि की विशेषता यह है कि उसने दर्शन शास्त्र की शुष्कता में भी काव्य का रस संचार कर दिया है, ज्ञान को भाव बना दिया है और काल को कला का स्पर्श दे दिया है। बढ़िया कथन किसका है परिवर्तन कविता के संदर्भ में? बढ़िया है कोटेशन, ये शांतिप्रिय द्विवेदी का कथन है ये। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 107। पंत जी की प्रथम रश्मि कविता उनके किस काव्य संग्रह में उद्धृत है? तो प्रथम रश्मि वीणा। द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र कविता के रचयिता कौन है? तो पंत जी हैं। सिलेबस में आप देखेंगे तो वो पंत जी के आगे नहीं लिखी गई है, शायद महादेवी वर्मा की रचनाओं के आगे लिख दी गई है, वो मिसप्रिंट है, उसको आप देख लीजिएगा। सुमित्रानंद पंत की रचना है। द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र कविता पंत जी के किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो युगांत में संकलित है, ऑप्शन नंबर 1। किस कवि ने महादेवी को हिंदी की विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है? तो किसने कहा है? निराला जी ने कहा है। आधुनिक युग की मीरा हिंदी साहित्य के किस कवित्री को कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 112। महादेवी वर्मा को अपने किस कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो यामा के लिए 1940। बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागनी भी हूं कविता महादेवी के किस प्रसिद्ध काव्य संग्रह में संकलित है? तो नीरजा में संकलित है, याद रखिएगा। मैं नीर भरी दुख की बदली कविता महादेवी की किस काव्य संग्रह में संकलित है? काव्य संग्रह जरूर याद कर लीजिएगा, मैं बार बार कह रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। सही उत्तर इसका हो जाएगा आत्मिका में संकलित है। आत्मिका भी कह सकते हैं और सांध्य गीत में संकलित है, ठीक है। मैं नीर भरी दुख की बदली, वैसे ज्यादातर बच्चे सांध्य गीत जानते हैं, लेकिन यह आत्मिका में भी एक तरीके से संकलित मानी जाती है। सांध्य गीत इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर विकल है प्राण मेरे कविता महादेवी के किस काव्य संग्रह से उद्धृत है? तो यामा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। यह मंदिर का दीप अकेला, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो कविता महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह में संकलित है? सारे ही काव्य संग्रह की जितनी सारी कविताओं के काव्य संग्रह पूछ लिए गए हैं। सही उत्तर दीपशिखा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन महादेवी वर्मा के लिए संबंध में सही नहीं है? पढ़िए और बताइए। सही नहीं है, पंत जी की है ये रचना रश्मि, ठीक है। निम्नलिखित में से महादेवी की रचना नहीं है, कौन सी नहीं है बताइए? रजत शिखर नहीं है। रजत शिखर किसकी रचना है? महादेवी वर्मा ने अपनी किस कविता में अपनी तुलना बदली से करते हुए अपने जीवन की दुख की बदलियों से घिरा हुआ बताया है? तो बहुत आसान प्रश्न पूछ लिया गया है, मैं नीर भरी दुख की बदली। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 120। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, बल्कि थोपी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। कथन किसका है? सबसे पहले तो ये बताइए, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, ये किसने कहा था? अब ये बता दीजिए किसने कहा था। तो ये वाला जो कथन है वो रामविलास शर्मा का है। और खाली छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, ये किसका कथन है? आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। 120 का उत्तर बताइएगा। साहित्य दृष्टि से छायावादी काव्य की मुख्य उपलब्धि हिंदी पाठकों में सौंदर्य दृष्टि का उन्मेष और प्रमाद है, यह कथन किसका है? सही उत्तर इसका हो जाएगा पंत जी का, ऑप्शन नंबर 2। महादेवी वर्मा की निम्नलिखित रचनाओं का कालक्रम बताइए। सबसे पहले रश्मि, फिर सांध्य गीत, दीपशिखा और सप्तपर्णा। अच्छा, रश्मि महादेवी वर्मा जी की ही रचना है, वो मैंने पीछे गलत बता दिया था। रश्मि है उनकी, लेकिन प्रथम नहीं है, ठीक है, ये याद रखिएगा। प्रथम रचना उसमें बताया गया था ना, कौन सा प्रश्न था वो देखना पड़ेगा। प्रथम रचना 117 पे आप जाएंगे दोबारा से तो देखिएगा, इनकी पहली रचना रश्मि बताई गई, लेकिन पहली रचना इनकी नहीं है ये, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है प्रश्न नंबर 123। सुमेलित करना है। झांसी की रानी, मानसी, वीणा, नीरजा। झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान, मानसी राम नरेश त्रिपाठी, वीणा पंत और नीरजा महादेवी वर्मा। आगे चलते हैं।
मत कहो हे विश्व झूठे हैं अतुल वरदान तेरे। महादेवी वर्मा ने इन पंक्तियों से संबंधित आशय बिंदु बताने हैं आपको। ऐसे ही प्रश्न एनटीए की तरफ पूछे जाते हैं। संसार के वरदान अतुलनीय नहीं है, यह कथन झूठे हैं, तो ये सही हो जाएगा। और कणों को बिंब, ग्राहकता, पतंगे की चिर साधना आदि ईश्वर के अनुपम वरदान है, तब ये झूठ कैसे हो सकते हैं, तो ये दोनों ही कथन सही हो जाएंगे। ठीक है, विश्व में सब कुछ झूठा, ये गलत है। ईश्वर की दृष्टि में सभी वरदान अतुलनीय नहीं है, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। 1 और 2 सही हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 125। रामधारी सिंह दिनकर की अपनी किस काव्य कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया था? तो उर्वशी को दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार। उर्वशी महाकाव्य में कुल कितने अंक हैं बताइए? बढ़िया प्रश्न। कितने अंक हैं उर्वशी महाकाव्य में? तो 5 अंक हैं। ठीक है, उर्वशी में कितने अंक हैं? 5 अंक हैं। रश्मिरथी काव्य संग्रह कितने सर्गों में विभक्त है? बढ़िया प्रश्न, 7 सर्गों में विभक्त है। रश्मिरथी दिनकर जी का प्रसिद्ध प्रबंध काव्य है। इस प्रबंध काव्य की रचना का आधार क्या है बताइए? आधार है महाभारत, ऑप्शन नंबर 4। रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं कौन कौन सी हैं बताइए? कौन कौन सी रचनाएं हैं? कामायनी नहीं होगी, खाली 3 ऑप्शन हट जाएगा। 3 गया, 3 गया और 3 गया। 3 ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से चले गए, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। वैसे भी इतिहास के आंसू, चक्रवात और रेणुका ही हमको पता है रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं। निम्नलिखित में से प्रगतिवादी कवि नहीं है। कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है? नागार्जुन नहीं है, केदारनाथ अग्रवाल नहीं, हरिऔध नहीं है। ठीक है, हरिऔध कहाँ से आगे बीच में? हरिऔध जी नहीं है, ऑप्शन नंबर 3। 131। नागार्जुन हिंदी के साथ साथ मैथिली में भी रचनाएं लिखा करते थे। उन्होंने मैथिली काव्य से अपने किस उपनाम से लिखा था? तो यात्री उपनाम से लिखा था। ठीक है, वैद्यनाथ मिश्र इनका वैसे तो असली नाम था और इनको यात्री उपनाम से ही लिखते थे। अकाल और उसके बाद कविता में नागार्जुन ने किस स्थिति का वर्णन किया है? बाढ़, आंधी, भूख, किसका वर्णन किया है? भूख का वर्णन किया है। कौए ने खुजलाई पाखे बहुत दिनों के बाद, है ना। आगे चलते हैं, 132 हो गया। 133, 133। नागार्जुन की किस कृति में बरवे छंद का प्रयोग हुआ है? बढ़िया प्रश्न, भस्मांकुर में हुआ है बरवे छंद का प्रयोग। नागार्जुन की रचनाओं का क्रम बताइए। ये तो हल हो जाना चाहिए। नागार्जुन की कृतियों को मैंने कई बार, सरस्वती पांडे में तो कई बार पढ़ाया हुआ है। मैंने पूरी सरस्वती पांडे की पुस्तक पढ़ाई हुई है। जो उसमें 1-2 चीजें गलत है वो मैंने आपको बता भी रखी हैं। आप डे 1 से देखना चालू करेंगे, अभी भी आपके पास में समय है तो पढ़ लीजिए। कुछ शायद पाश्चात्य काव्य शास्त्र रह गया है उसमें। पाश्चात्य काव्य शास्त्र भी जैसे ही पूर्ण होगा वैसे ही आपकी पूरी की पूरी सरस्वती पांडे समाप्त हो जाएगी। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक को भी पढ़ना है तो 97 वीडियोस बने हुए हैं, उनको भी आप जाके फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। सही उत्तर उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। युगधारा सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें तुमने कहा था। ठीक है, युगधारा कब आई थी? 1943 में, 43। सतरंगे पंखों वाली 1949 में, प्यासी पथराई आंखें 1962 में, और उसे तुमने कहा था कि कब आई थी? 1980 में आई थी। ठीक है, पढ़ा के मुझे भी याद हो गया एकदम। नागार्जुन को अपने किस काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पत्रहीन नग्नगाछ से के लिए सम्मानित किया गया था साहित्य अकादमी से। युगधारा के रचयिता कौन है? तो नागार्जुन है। नागार्जुन की कविता कालिदास उसके किस प्रसिद्ध काव्य संग्रह में संकलित है? तो कालिदास संकलित है सतरंगे पंखों वाली में। कालिदास कविता का मूलाधार ग्रंथ क्या है? तो रघुवंश है। ठीक है, याद रखिएगा। 138 का फर्स्ट ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 139। बादल को घिरते देखा कविता किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो ये संकलित है बादलों को घिरते देखा है, ये है युगधारा में संकलित। अकाल और उसके बाद कविता नागार्जुन के किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो अकाल और उसके बाद सतरंगे पंखों वाली में संकलित है। नागार्जुन की कविता खुरदरे पैर में किसकी कठोर जीवन की शैली का चित्रण किया गया है? खुरदरे पैर, घोड़े वाला, मजदूर, रिक्शे वाला या फिर राहगीर? तो सही उत्तर हो जाएगा रिक्शे वाला। खुरदरे पैर कविता नागार्जुन के किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो खुरदरे पैर भी सतरंगे पंखों वाली में संकलित है। खाली इनको बादल को घिरते देखा है, ये युगधारा में है, और अकाल और उसके बाद खुरदरे पैर और
ये सारी ही रचनाएं इनकी उसमें सतरंगे पंखे वालों में संकलित है। साहित्य तथा संस्कृति के क्षेत्र में कार्य करने हेतु अज्ञे ने किस संस्था की स्थापना की थी? तो वत्सल निधि की स्थापना की थी इन्होंने। अज्ञे के किस काव्य संग्रह हेतु उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंगन के पार द्वार में। याद रखिएगा, साहित्य अकादमी मिला था किसमें? आंगन में। साहित्य लिखा था कहाँ? अज्ञे जी ने कहाँ लिखा था? मैंने आपको याद भी कराने की ट्रिक अपनाई थी। साहित्य अकादमी मिला था आंगन में, और कितनी नाव में कितनी बार ज्ञानपीठ मिलेगा। नाव में बैठकर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था और आंगन में उनको साहित्य प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से याद भी करवाया था। अज्ञे की संपूर्ण कविताओं के संकलन का नाम क्या है? संपूर्ण कविताओं का संकलन का नाम है सदा नीरा। कलगे बाजरी की किस कविता किस काव्य संग्रह में संकलित है? हरी घास पर क्षण भर। असाध्य वीणा कविता अज्ञे की किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो असाध्य वीणा आंगन के पार द्वार में संकलित है। कितनी नाव में कितनी बार काव्य कृति के लिए अज्ञे को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो इनको मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार, अभी मैंने जस्ट बताया। निम्नलिखित में से तीसरे तार सप्तक के कवि नहीं है। सभी तार सप्तक के कवियों को मैंने याद कराया ट्रिक से, आप उसको भी देख लीजिएगा वीडियो को। ये सारे ही, जितना रिवीजन का समय है, जितना रिवीजन और जितना घोट के पी जाएंगे उतना आपके लिए अच्छा हो जाएगा पेपर में। सही उत्तर कॉन्फिडेंस के साथ में जाना है। ऐसा नहीं सोचना है कि हमने पढ़ा तो बहुत है लेकिन रिवीजन नहीं कर पाए। ये मलाल मत रखिएगा। अभी भी जो भी 20-22 दिन बचे हुए हैं उनको अच्छे से यूटिलाइज कीजिए और सभी नोट्स का अपना रिविजन करते जाइए। सही उत्तर प्रभाकर माचवे नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से कवि दूसरे तार सप्तक कवियों में सम्मिलित हैं? तो भवानी प्रसाद मिश्र। जी हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, तरह तरह के गीत बेचता हूँ। निम्न में से तार सप्तक में कौन से कवि शामिल नहीं है? तो शामिल नहीं है नागार्जुन जी। यह किसका कथन है कि नागार्जुन ऐसे साहित्यकार हैं जो अभावों में ही जन्मे हैं तथा पीड़ित वर्ग के कष्टों को उन्होंने स्वयं झेला है। निसंदेह ऐसा व्यक्ति भारत की निम्न वर्गीय जनता का सच्चा सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व कर सकता है। किसने कहा है? डॉक्टर प्रकाश चंद्र गुप्त का ये कथन है। ठीक है, इग्नोर मत कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, नागार्जुन के विषय में कहा है। प्रगतिवाद और प्रयोगवाद छायावाद की उपशाखाएं हैं। ये मूलतः एक ही युग चेतना अथवा युग सत्य से अनुप्राणित हैं और एक दूसरे की पूरक हैं। किसका कथन है? सुमित्रानंदन पंत का कथन है। प्रकाशन काल की दृष्टि से अज्ञे की रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। आसान है। भग्नदूत कब आई? 1933 में। चिंता कब आई? 1942 में। देखिए, नागार्जुन हो गए, अज्ञे जी हो गए, निराला जी हो गए, ठीक है, महादेवी वर्मा हो गई, इन सबकी रचनाओं को क्रम जरूर पढ़ लीजिएगा। पंत जी हो गए, छायावादी के जितने भी कवि लगे हुए हैं ना, इनका क्रम आप पुराने पेपर देखेंगे तो क्रम पूछा जाता है। इत्तेलम हो गई। इत्तेलम कब आई थी? 1946 में आई थी। और बाबरा अहेरी आई थी 1954 में। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 155। जीवन काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं को सही अनुक्रम बताना है आपको। बताइए कौन सबसे पहले पैदा हुए? अज्ञे जी का जन्म कब हुआ था? 1911। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ? 1911। मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ? 1917। और रघुवीर सहाय का 1929। फिर देखिए, तर्क और स्थापना वाले प्रश्न हैं। प्रयोगवाद केवल शिल्प का चमत्कार है। तर्क दिया है क्योंकि प्रयोगवादी कविता में कई नए शिल्पगत प्रयोग किए गए हैं। बताइए 156 का सही उत्तर। प्रयोगवाद केवल शिल्प का चमत्कार है, ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। इसके आधार पर ए गलत, आर सही। ऑप्शन नंबर 3। प्रयोगवादी युग को अज्ञेय युग कहा जाता है। अज्ञेय ने ही प्रयोगवादी धारा को प्रवाहित किया और तीव्र गति प्रदान की। तो दोनों ही सही हैं। पहला तार सप्तक भी उन्होंने आया था 1943 में। प्रगतिवाद के केंद्र में सर्वहारा वर्ग है जो सामाजिक दृष्टि से पूरी तरह अस्तित्ववादी है। दूसरा है, प्रगतिवादी कविता सामाजिक अन्याय, दमन, शोषण के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए प्रेरित करती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1। नागार्जुन ने देश की दीनहीन अवस्था में दुखी होकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। तर्क दिया है, नागार्जुन ने अपने काव्य में सर्वहारा वर्ग के संघर्ष को चित्रित किया है। दोनों ही सही हैं। आगे चलते हैं। समकालीन कविता अपने पूर्व समय एवं योगीन परिवेश से संयुक्त कविता है। इस कविता में हम अपने समय के ठहराव को देख सकते हैं। बताइए, ये तो सही हो जाएगा, लेकिन समकालीन कविता का अर्थ तो क्या है? पूर्व समय का थोड़ी ना है, वो तो समकालीन मतलब जो अभी आज घटित हो रहा है ना, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसके आधार पर आप देखिए तो ऑप्शन नंबर
ए गलत, आर सही, तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है। भवानी प्रसाद मिश्र को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया था? तो बुनी हुई रस्सी के लिए। कब आई थी? कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। भवानी प्रसाद मिश्र को गीत फरोश कविता अज्ञेय द्वारा संपादित किस तार सप्तक में प्रकाशित की गई? तो दूसरे तार सप्तक में। तार सप्तक में प्रकाशित हुई, अज्ञेय द्वारा संपादित किस तार सप्तक में प्रकाशित हुई? गीत फरोश कविता अज्ञेय द्वारा संपादित किस तार सप्तक में प्रकाशित हुई थी? दूसरे तार सप्तक में प्रकाशित हुई थी। गीत फरोश काव्य संग्रह की प्रथम कविता है, तो गीत फरोश काव्य संग्रह की प्रथम कविता है शब्दों के महल। देखिए प्रश्न बहुत बढ़िया है। यहाँ से मैं आपको एक बात बताती हूँ, अभी आप गूगल सर्च कीजिएगा, गीत फरोश काव्य संग्रह डालिएगा, उसमें जितनी भी कविताएं हैं एक साथ नोट कर लीजिएगा। शब्दों के महल, ठीक है, मेघदूत, गीत फरोश, आषाढ़, ये सारी कविताएं किसकी हैं? भवानी प्रसाद मिश्र की। सतपुड़ा के जंगल कविता मिश्र जी के किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो ये संकलित है गीत फरोश में। मुक्तिबोध द्वारा रचित भूल गलती कविता उनकी किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो ये चांद का मुंह टेढ़ा है, 1964। भूल गलती कविता किस छंद में लिखी गई है? तो ये लिखी गई है अभित्राक्षर छंद में, ऑप्शन नंबर 1। मुक्तिबोध द्वारा रचित अंधेरे में शीर्षक कविता का पूर्व नाम था, क्या नाम था पूर्व नाम? आशंका के दीप अंधेरे में। सुदामा पांडे धूमिल को उनकी किस रचना हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बताइए किसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था धूमिल को? कल सुनना मुझे। प्रश्न नंबर 169, नक्सलवाड़ी कविता धूमिल के किस काव्य संग्रह में संकलित है? इंपॉर्टेंट है ये सारी कविताएं, छोटी छोटी कविताएं हैं, सब कविताओं को पढ़ डालिएगा। ना भाव अर्थ समझ में आया तो यूं ही आप जाइएगा, कविता कोश के नाम से एक आपको मिल जाएगा, गूगल पे आप जाएंगे, वेबसाइट है, उसमें सारी कविताएं दी गई हैं, सर्च करते जाइए और पढ़ते जाइए एक तरफ से। 169, संसद से सड़क तक, नक्सलवाड़ी संसद से सड़क तक में संकलित है। रोटी और संसद कविता धूमिल के किस काव्य संग्रह में संकलित है? मैंने ये प्रश्न पूछा भी था और इसका उत्तर मुझे बताना ही पड़ेगा, कल सुनना मुझे। मैंने कैसे याद कराया था? रोटी कल मिलेगी, रोटी कब मिलेगी? कल, कल सुनना मुझे में संकलित है। स्थापना है, प्रगतिवादी कवियों ने अधिकांशतः प्रकृति के उन्हीं रूपों का चित्रण किया है जिनमें उन्हें मनुष्य के सामाजिक जीवन की कोई गहरी अर्थ छाया दिखाई पड़ी। तर्क दिया है, इसलिए इसमें सुपरिचित ग्राम्य प्रकृति के स्थान पर प्रकृति का वन्य और पर्वतीय रूप चित्रित हुआ है। सही उत्तर बताना है। इसीलिए उसमें सुपरिचित ग्राम्य प्रकृति के स्थान पर प्रकृति का वन्य और पर्वतीय रूप चित्रित हुए। ये थोड़ा सा नहीं सही लग रहा है, ग्राम्य प्रकृति का तो वर्णन खूब किया है पंत जी ने, तो इसका ए सही, आर गलत, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से प्रगतिवादी मूल्य नहीं है। प्रगतिवादी मूल्य कौन कौन से नहीं है इसमें? तो व्यष्टि चेतना और एकेश्वरवाद, ये नहीं है। प्रगतिवादी मूल्य में यथार्थ चेतना आती है और इतिहास बोध आता है। 1 और 4 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका संबंध सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद अज्ञेय से है? तो जापानी लोक कथा भी है, आत्मचेतस भी है और बावरा हीरी भी है, विचार कविता नहीं है। 1, 3, 4, ऑप्शन नंबर डी। 174 निम्नलिखित कवियों को उनकी रचनाओं के साथ में सुमेलित करना है। अब रचनाएं दी गई हैं। कला और बूढ़ा चांद का तो मैं बता देती हूँ, कौन है? पंत जी हैं। दीपशिखा के लिए कौन है? महादेवी वर्मा जी हैं। आगे चलते हैं। रघुवीर सहाय की कौन सी है? सीढ़ियों पर धूप में है। और अज्ञेय की कौन सी है? सीढ़ियों पर धूप में है ये। और सतरंगनी है, अब पहले देखना पड़ेगा, कला और बूढ़ा चांद में। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। रघुवीर सहाय सीढ़ियों पर धूप हो जाएगा और सुमित्रा नंदन पंत ये हो जाएगा, इसको देखना पड़ेगा फिर से, कला और बूढ़ा चांद। मैंने पंत को बताया ही था, कला और बूढ़ा चांद पंत हो जाएगी। फिर दीपशिखा मैंने बताई थी महादेवी वर्मा की कृति है, लेकिन इसमें सतरंगनी दिया हुआ है। अच्छा, इसमें कुछ कुछ नाम दिए गए हैं। सीढ़ियों पर धूप में ये हो जाएगा रघुवीर सहाय का और सुमित्रा नंदन पंत का हो जाएगा कला और बूढ़ा चांद। ठीक है, आगे चलते हैं। घुसती है लाल लाल मशाल अजीब सी अंतराल विवर में तम में, लाल लाल कोहरा कोहरे में सामने, रक्तलोक स्नात पुरुष एक रहस्य साक्षात। किस कविता में है? अंधेरे में। किस कविता की है? उड़ गया राजतंत्र यंत्र गरुण बन बिंदु शून्य में पिघल गया पर सांप, ये पंक्तियां आगे की किस कविता से हैं? सब लगाएंगे सांप, सांप से नहीं है। हवाई अड्डे पर विदा। आगे चलते हैं।
हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। किसका कथन है? स्वयं अज्ञेय जी का कथन है। एक तनी हुई रस्सी जिस पर मैं नाचता हूँ, पंक्ति के रचनाकार कौन है? अज्ञेय जी हैं। ऑप्शन नंबर 3। मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ, कवि पंक्तियां हैं, किस कवि की पंक्तियां हैं? भवानी प्रसाद मिश्र की हैं। प्रश्न नंबर 180। हरी बिछली घास डोलती कुलगी छरहरी बाजरे की, अगर मैं तुमको लालती सांझ के नभ की अकेली तारे का। उपरोक्त पंक्तियां अज्ञेय की किस कविता से ली गई हैं? तो कलगी बाजरे से ली गई हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 180 प्रश्न हो चुके हैं, लगभग 20 प्रश्न और बाकी हैं। हरी बिछली घास ये हो गया है। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता गीत फरोश में कवि अपने गीतों को क्यों बेचना चाहता है? पढ़िए और आंसर दीजिए। कवि ने व्यंग्य करते हुए कहा है कि आज के जीवन में कवि कर्म करना भी कठिन हो गया है। निम्न में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? पढ़िए और आंसर दीजिए। लोग भूल गए हैं, नागार्जुन की है, किसकी है? रघुवीर सहाय की। ये गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मुक्तिबोध की फैंटेसी कविताओं में से एक है? तो कौन सी है फैंटेसी कविताओं में से एक? चांद का मुंह टेढ़ा है। ऑप्शन नंबर, माफ कीजिएगा, फैंटेसी कविता पूछी गई है, संग्रह नहीं है। ये तो संग्रह हो जाएगा ना, चांद का मुंह टेढ़ा जिसमें अंधेरे में कविता है। अगर फैंटेसी कविताओं में एक है तो वो ब्रह्म राक्षस हो जाएगी। ठीक है। मुक्तिबोध की कविता नहीं है। कौन सी मुक्तिबोध की कविता नहीं है? बादल को घिरते देखा है। मुक्तिबोध के लिए फैंटेसी क्या है? क्या है फैंटेसी, बताइए। मुक्तिबोध के लिए फैंटेसी क्या है? सही उत्तर इसका हो जाएगा अनुभव की कन्या है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कवि धूमिल ने अपनी किस कविता में जाति और वर्ण व्यवस्था पर चोट की है? मोचीराम पर। कबीर में जैसे सामाजिक विद्रोह का तीखापन और प्रेरणानुभूति की कोमलता एक साथ मिलती है, कुछ वैसा ही रचाव मुक्तिबोध में। किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल का तो नहीं है, और ऑप्शन दिखाती हूँ, रुकिए। सब लोग रामचंद्र शुक्ल ही सोचते हैं। ये रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है। ऑप्शन नंबर 2। नागार्जुन सर्वहारा कविता की धारा को तीव्र कर देते हैं, उनमें मजदूर वर्ग की संघर्षशील चेतना समुन्नत रूप में प्रकट हुई है। कथन किसका है? तो ये कथन राहुल सक्रात्यायन का है। नागार्जुन के बारे में बोला है इन्होंने। वस्तुतः नई कविता प्रयोगवाद का ही विकसित रूप है। किसका कथन है? गोविंद शर्मा रजनीश का कथन है। घुन खाए शहतीरों पर 12 खड़ी विधाता बाचे, फटी भीत है छत चूती है, आले पवर बिस्तुइया नारे। उपरोक्त पंक्तियां किसकी हैं? नागार्जुन की। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। प्रकाशन वर्ष के अनुसार अज्ञेय की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। आसान प्रश्न आ गया है, फिर से देख लीजिए ऑप्शंस। इनके समय आपको मुंह जबानी याद होने चाहिए, मैं बार बार कह रही हूँ। अज्ञेय के हो गए, और नागार्जुन जी की हैं, महादेवी वर्मा की हैं, पंत की हैं, जयशंकर प्रसाद की हैं। ठीक है, तो इनका सही अनुक्रम हो जाएगा। सबसे पहले इत्यलम, फिर हरी घास पर छड़बर, आंगन के पार द्वार, कितनी नामों में कितनी बार। समय बता दें, 1946 इत्यलम, हरी घास पर छड़बर 1949 1949, आंगन के पार द्वार ये तो बिल्कुल याद होना चाहिए 1961, और कितनी नाव में कितनी बार 1967 1967। शब्द जादू है मगर क्या यह समर्पण कुछ नहीं है? ये पंक्तियां किसकी हैं बताइए, इंपॉर्टेंट है, पूछी जा चुकी हैं पंक्तियां। अज्ञेय जी की पंक्तियां हैं। निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ में सुमेलित करना है। आत्मा की आंखें, यह है रामधारी सिंह दिनकर की रचना। फिर काठ का सपना, ये हो जाएगा किसका? काठ का सपना हो जाएगा गजानन माधव मुक्तिबोध का, और ये हो जाएगा आत्मा की आंखें दिनकर की। आगे देखते हैं, समय और हम, ये किसका है? समय और हम जयनेंद्र कुमार का है ये। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर का तो वही था, क्या था? आत्मा की आंखें। और मिलन यामिनी, मिलन यामिनी तो हरिवंश राय बच्चन जी की है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 194। निम्नलिखित में से कौन प्रपद्यवादी कवि नहीं है? बताइए, प्रपद्यवादी कवि नहीं है। नरेश केसरी कुमार, नलिन विलोचन शर्मा, और प्रपद्यवाद को ही नकेनवाद कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, गिरजा कुमार माथुर नहीं है।
इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए थे, कालिदास सच सच बतलाना। नागार्जुन की प्रस्तुत पंक्तियों से संबंधित आशय है। अब आशय पूछा गया है, ऐसे ही प्रश्न आते हैं एनटीए की तरफ से। क्या आशय है, पढ़िए और बताइए। कूट का प्रश्न है ये, देखिए कूट का प्रश्न है, सही होना चाहिए। 1 और 4, 1 और 4 सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 196, निम्नलिखित में से भवानी प्रसाद मिश्र की काव्यगत विशेषताएं हैं। क्या विशेषताएं हैं? गांधी दर्शन का प्रभाव तो है, सही हो जाएगा। आतुकांतता, सामाजिकता का बोध और चिंतनशीलता, बताइए। 196 का उत्तर दीजिए। सही उत्तर इसका हो जाएगा आतुकांतता नहीं हो जाएगा, बाकी सब चीजें हो जाएंगी। सामाजिकता का बोध भी, चिंतनशील, 1, 3 और 4 सही हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों को एलिमिनेशन के मेथड से आप सही किया कीजिए। ठीक है, बल्कि केवल यही है उपमान मैले हो गए हैं, इन देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच। आगे की प्रस्तुत पंक्तियों से संबंधित आशय बिंदु है। क्या आशय बिंदु है, बताइए। कूट वाला प्रश्न है, पढ़िए और उत्तर दीजिए। कवि को बाजरे की कलगी पसंद नहीं है। कवि बाजरे की कलगी के लिए नए उपमानों का प्रयोग करना चाहता है। कवि पुरानी परंपराओं को तोड़कर नई परंपराएं शुरू करना चाहता है। कवि चाहता है कि इस बाजरे की कलगी को तोड़कर घर ले जाए। बताइए। तो 2 और 3 सही है, बाकी कलगी पसंद नहीं हो, घर तोड़कर, ये सब बेकार है, फर्जी हैं। माफ कीजिएगा, ये दोनों ही सही हैं। 2 और 3 उत्तर सही है। 198 प्रश्न है, आगे की काव्यगत विशेषताएं कौन कौन सी हैं? बढ़िया है प्रश्न, बताइए। विद्रोह तो नहीं है, विद्रोह अगर उसमें आ जाता, निराला जी में आ जाता, गे की में हो जाएगा प्रणयानुभूति है, जिजीविषा है और अप्रस्तुत विधान है। ठीक है, 1, 2, 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। 199, फूल को क्या हो रहा है इसको, फूल को प्यार करो, झरने के तट पर रोता है कोई बालक, एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, हम संकट में, भारत एक गाय है। बताइए सही उत्तर, बताइए। फूल को प्यार करो, आगे झरने के तट पर रोता है कोई बालक, मुक्तिबोध, एक आदमी रोटी बेलता है, धूमिल, हम संकट में, भारत एक गाय है, हम संकट में, भारत एक गाय है, ये किसकी है? रघुवीर सहाय की है। ठीक है, तो एक ऑप्शन कुंवर नारायण इसमें गलत था। और आज का अंतिम प्रश्न पूछूं, आज का अंतिम प्रश्न होमवर्क है, आज का अंतिम प्रश्न बताइएगा। ठीक है, और ये जरूरी नहीं कि मैं आपको इसी से पूछूं, मैं अलग विधा से पूछ रही हूं। वो प्रश्न है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार किसने कहा था सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते? निबंध से है ये प्रश्न, किसने कहा था? ऑप्शन नहीं बताऊंगी, आसान प्रश्न है, मुंह जबानी याद होना चाहिए। निबंध में है नाखून क्यों बढ़ते हैं, किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते? ठीक है, तो ये आपका प्रश्न है। 200 प्रश्न ये पूरे होते हैं। मिलते हैं एक नई विधा के साथ में, ऐसे ही प्रश्नों के साथ में। बने रहिए हिंदी ओशन के साथ में। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा जो भी मैंने प्रश्न पूछे हैं, और अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। ठीक है, सभी अभ्यर्थियों का हृदय की गहराई से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।